जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को जय हिंद। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं डिप्लोमा 2021 का पास आउट हूँ और मैं रहने वाला बेसिकली उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से मेरे लाइफ में, मेरे करियर में कंफ्यूजन भी नहीं था। रास्ता एक था, बस चलते गए और आज मंजिल मिल गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बीमारी सबकी अलग अलग है, तो इलाज भी सबका अलग अलग। का कलेक्शन बहुत ज्यादा था, कम से कम 20-25 माइनिंग की हिंदी का नोट्स कौन बनाता है, लेकिन वो नोट्स राम सर का। एक्चुअली मैं जब भी मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं विनोद सर से नंबर लेकर राम सर को थैंक यू बोला प्री के लिए। और बाकी जब सर का कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ पे तो ऐसा था कि मतलब हर टाइप की स्टडी वहाँ पे अवेलेबल थे, प्री के मेन। Hello everyone, welcome to Mining Gyan. This is Millie Sahu and आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो है विवेक कुमार गुप्ता, जिन्होंने रिसेंटली यूपीपीएससी माइंड इंस्पेक्टर एग्जाम क्वालिफाई किया है अपने सिंसियर और हार्ड वर्क एफर्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं विवेक आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक फॉर योर सक्सेस एंड हार्ड थैंक वर्क। यू। जी, सो जी मैम। विवेक चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। सो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को जय हिंद। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं डिप्लोमा 2021 का पास आउट हूँ और मैं रहने वाला बेसिकली उत्तर प्रदेश का हूँ। और मैंने जैसी वैकेंसी आई थी उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बाकी इस माइनिंग ज्ञान कोचिंग सर से जुड़े थे, विनोद चंद्र सर से मेरा डायरेक्टली कनेक्शन था करके बहुत अच्छा स्टडी वगैरह वहाँ से स्टार्ट किए थे और आज सफलता मिल गई है। तो अच्छा लगता है करके कि शुरुआत अच्छी थी मेरी, तो आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। बस यही है मैम। जी, सो बहुत अच्छा विवेक कि आपको माइनिंग ज्ञान से काफी हेल्प मिला। सो आप थोड़ा सा अपने स्कूल बैकग्राउंड के बारे में भी बताएं। सो कॉलेज बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सो डेफिनेटली व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका। मैं एक्चुअली मैं 2016 बैच का मैं 12th पास आउट हूँ और मेरी स्टडी जो हुई है पूरी हिंदी मीडियम से हुई है। मैं शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ 2016 तक। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, फिर ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट करके मैं डिप्लोमा ज्वाइन किया हूँ एक्चुअली। तो ओके। मेरे को ये था कि मेरे को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का मतलब जानकारी लेने की चीजें क्या होती हैं। कभी कभी लोग टोक देते थे कि नहीं तुम तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तुम टेक्निकल के बारे में तुमको क्या पता है। तो जस्ट मतलब जानने के लिए मैं माइनिंग ज्वाइन किया था कि नहीं, मेरे को जानना है कि टेक्निकल चीज क्या होती है, मतलब जानकारी कहीं से बच न जाए। बस इसी कारण मैं बीएससी ड्रॉप आउट करके फिर मैं डिप्लोमा ज्वाइन किया था। तो जी। मेरी स्कूलिंग यहाँ से थी और मैं पीपीटी का एग्जाम देके मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ से मैंने अपनी डिप्लोमा कंप्लीट की है। मैं वहाँ का भी एक मेधावी छात्र था वहाँ पे भी। तो स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है मेरी वहाँ भी। जी जी, सो आई मस्ट से आप बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट रहे हैं, सो दैट आपने अपना ग्रेजुएशन छोड़ करके आप अपने अपने डिप्लोमा ज्वाइन किया, राइट। सो जी देखिए जी। विवेक, ऐसा होता है कि माइंड इंस्पेक्टर बनना एक सपने जैसा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी किसी पोस्ट पर है, माइंड सरदार है, ओवरमैन पर है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो उनका ड्रीम होता है कि वो माइंड इंस्पेक्टर का उनको भी पोस्ट मिले। और आपने तो एज अ फ्रेशर ही एग्जाम क्रैक करके माइंड इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल कर लिया। सो आपको कैसा फील हो रहा है? अब फीलिंग तो मैम जैसे बोलते हैं ना, वाह वाली फीलिंग जो आती है निकलने के बाद, वो तो फीलिंग तो वही है। जी तो फीलिंग की तो कोई मतलब एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, लेकिन ये है कि डेडिकेशन मैम था कि मतलब जॉब पानी मेरे पास, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मेरे को माइनिंग सरदार बनने में, क्योंकि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट था, जी सरदार बनने में मेरे को कम से कम 2 साल समय लगते। अभी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, एक्चुअली ऑप्शन नहीं थे। तो ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से मेरे लाइफ में, मेरे करियर में कंफ्यूजन भी नहीं था कि मेरे को और क्या क्या ऑप्शन। मेरे पास एक ही ऑप्शन ही था कि मेरे को माइनिंग सर इंस्पेक्टर ही बनना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो कंफ्यूजन पैदा हुए नहीं और रास्ता एक था, बस चलते गए और आज मंजिल मिल गई है। तो बहुत अच्छा लगता है करके कि जी जी। मतलब ये बड़ी सीख होती है अपने आप में। जी मैम। सो जैसे कि आपने कहा आपके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, आपको यही जाना था। जी
तो क्या आपको पहले से ही पता था कि क्या होता है माइन इंस्पेक्टर का जॉब, कैसे वहां पर वर्किंग होती है, या फिर आपको कहीं से इसके बारे में नॉलेज पता चला? मतलब मोटिवेशन क्या रहा, कैसे आपको पता चला एग्जाम के बारे में, और कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? मैं जिस जिले में आता हूँ, मेरा जिला जो है वहां पे जो मिनरल है वहां पे ज्यादा है, और एक्चुअली जो ये जो माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग ऑफिसर दोनों जी। वहाँ पे काफी प्रभावी रहते हैं। तो ऐसी जानकारी मिली थी, और मेरे जो बड़े भैया हैं उमाकांत गुप्ता जी, वो ऑलरेडी माइनिंग इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ओके। अपॉइंट है वो एक्चुअली। ओके। तो उनके थ्रू जानकारी मिलती गई और उनके मार्गदर्शन में चलते गए। जी। तो एक बड़ा योगदान रहा। मेरे बड़े भैया सेम है, वो अभी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है वो। तो उनका बड़ा योगदान रहा मेरे लाइफ में इस पद को पाने में। जी। सो मतलब एक हायरार्की चल रही है माइन इंस्पेक्टर की आपके फैमिली में। जी। जी जी। जी। सो अब तो आपको सक्सेस मिल गई है, आपने अचीव भी कर लिया है। तो मैं अगर आपको एक फ्लैशबैक पे ले जाना चाहूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं कि आपने कब और कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करी। सो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक दीजिए अपनी जर्नी का हमें। फ्लैशबैक जहां तक मैम, चीजें कुछ तो ऐसी होती हैं कि याद ना करें तो ठीक है, क्योंकि जर्नी में कुछ चीजें छोड़ के रहना ही आगे चलना ठीक लगता है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ व्यूअर्स हैं जो हो सके मेरी वजह से कुछ लोग आगे अच्छा कर पाए, तो उनकी वजह से ऐसी है कि मतलब मैं जब स्टडी स्टार्ट किया था, जब फॉर्म आया था माइनिंग इंस्पेक्टर का, तो मेरे को वही मैं पहले बताया कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो कंफ्यूजन भी नहीं था, मेरे को कंफर्म था कि मेरे को बनना क्या है एक्चुअली। तो मेरे पास ऑप्शन ना होने की वजह से मैं स्टडी में वहीं से स्टार्ट कर दिया था मैं। और मैंने कभी भी स्टडी और प्रिपरेशन को दोनों को सेपरेट बांट के रखा। ये नहीं कि मैं किसी भी एग्जाम को निकालना है तो सीधे मैं प्रिपरेशन करने लगा, तैयारी नहीं। मैं अपने स्टडी में जब भी मैं जुड़ा तो सबसे पहले मैं पढ़ाई किया हूँ, स्टडी किया हूँ, नॉट प्रिपरेशन। क्योंकि ये दोनों चीजें अलग होती हैं। तो अगर हम कभी गलती से भी हम लोग जैसे अचानक से किसी पोस्ट को आए, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे स्टडी उठाते हैं, वो मार्केट से बुक उठाएंगे और तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो केवल प्रिपरेशन से प्री क्वालिफाई किया जा सकता है, मेंस क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो पीसीएस की हो चाहे वो यूपीएससी की बात हो, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो एज मैं, क्योंकि मैं अपने आप पे जो फॉर्मूला में अप्लाई किया था, तो मैंने पहले स्टडी की थी। और मेरे को ये समझिए कि मैं स्टडी इतना अच्छा किया था कि मेरे को प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरे को अलग से प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। सर के जी। लगभग 500-600 लेक्चर अभी भी अवेलेबल है माइनिंग ज्ञान पे। मैं लगभग सारे लेक्चर देखा था, और मैं सारे स्टडी को ना मैं प्रिपरेशन किया था, बल्कि मैं स्टडी किया था, हर एक लेक्चर को हर एक पीडीएफ में चेक किया था वहां से। उसके अलावा भी और कुछ कोचिंग है जो मैं ज्वाइन किया था बेसिक क्लास के लिए, इससे पहले माइनिंग ज्ञान से पहले मैं, जब हम्म। मैं मेरा ट्रेनिंग चल रहा था पीडीपीटी, तो उससे पहले मैं भी ज्वाइन करके रखा था, वहां से मेरे बेसिक क्लियर थे एक्चुअली। और कुछ टीचर थे वहां पे, उनके द्वारा भी सहयोग बहुत मिला, जहाँ पीडीपीटी करता था वहां से भी। उसके अलावा बड़े भैया मेरे थे, तो उनसे एक टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्चुअली उनसे ये सपोर्ट मिलता था। जी। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं मैम जर्नी में कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, खासकर पहला क्वेश्चन यही फर्स्ट होता है कि क्वेश्चन होता है। कितने घंटे पढ़ाई करें, मस्ट क्वेश्चन होता है। तो जहां तक मैं अपने लाइफ में मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि जब पढ़ने में मन लगता है तो इस टाइम का पता ही नहीं चलता, सही बताऊं तो। मैं तो मैक्सिमम 10 घंटे 12 घंटे तक कभी कभी पढ़ देते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि टाइम गया कैसे, और कैसे मतलब बोरियत तो फील होती नहीं थी, क्योंकि पता था कि यही है जो आगे ले जा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। जी। और बाकी में हम यही है कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं, तो हम लोग को मोटिवेशन लेक्चर देखने का मन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी लेक्चर को उठा के देख लिए तो मोटिवेट होकर नहीं, हमको ये तो करना है, लेकिन क्यों करना है, क्या मुश्किल सुटेबल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं लाइफ में, प्रिपरेशन की जर्नी में। क्योंकि बीमारी सबकी अलग अलग है, तो इलाज भी सबका अलग अलग होगा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है। तो एक होता है कि नहीं, अब बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, और मेरा था कि मैं सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा प्रेफर करता था। मैं सेल्फ मोटिवेट रहता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कहाँ से करना है। ये माइनिंग ज्ञान चूज करने, मेरे को लगता है मैं 1.5 महीने कोर्स स्टार्ट होने के 2 महीने बाद में माइनिंग ज्ञान ज्वाइन कर पाया हूँ। ओके। देखते बरकते यूट्यूब पे देखते, सर से बात करते करते, क्योंकि बिना परखे आजकल कुछ भी ज्वाइन करना डिनाई मेरे को नहीं लगता कर नहीं कि एक सही सकते। ऑप्शन हो सकता है। जी। जी। क्योंकि 2016 के बाद वैकेंसी आई थी, इतनी पद जो है, इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी। तो मेरे को चांस नहीं लेना था एक्चुअली इस जॉब को लेकर, इसलिए मैं थोड़ा सोच समझ के ही सारी चीजों को ज्वाइन किया। जी। सो तो ये बहुत थी मैम। मोटिवेशनल और सिंसियर जर्नी है आपकी, विवेक। सो जैसे कि आपने जी कहा कि मोटिवेशन तो सेल्फ ही होना चाहिए, मैं भी बिलीव करती हूँ कि आपको बाहर से कोई 10% मोटिवेट कर सकता है, 90% तो सेल्फ बिल्ड ही होता है, राइट? सो जैसे कि आपने कहा जी। जी कि माइनिंग ज्ञान का आपने ज्वाइन किया था कोचिंग, और
तो वहां पर भी आपको 1 डेढ़ महीना लग गया रिलाई करते करते, राइट? सो क्या आपने जी। नोट्स खुद बनाए या फिर आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर की है, या माइनिंग ज्ञान के नोट्स से आपको ज्यादा हेल्प मिला? जो हमारे स्टूडेंट को आप बताइए कि आपने कैसे नोट्स बनाए, क्या आपने पॉइंट टू पॉइंट यूज किया, और कौन से बुक्स आपने प्रेफर किए? मेरे पास मैम लगभग लगभग मैं पहले ये करता था कि मैं मेरे पास स्टैंडर्ड बुक लगभग लगभग सारे मेरे पास बुक थे। और जी। एक मेरे टेक्निकल में एक सहयोगी थे, वो उनके पास क्या था कि वो ऑलरेडी जॉब में थे, तो उनके पास बुक का कलेक्शन बहुत ज्यादा था, कम से कम 20-25 उनके पास माइनिंग के बुक थे, ऑब्जेक्टिव बुक थे। तो वहां से तो मैं पहले क्या करता था कि बुक्स में मैं प्रीफर करता था। और माइनिंग की सबसे अच्छी चीज क्या थी कि उनके पास अवेलेबल थे टॉपिक वाइज नोट्स थे, मतलब हर टॉपिक के नोट्स थे प्लस में वीडियोस थे। तो मैं टॉपिक वाइज स्टडी पहले करता था बुक से, उसके बाद मैं लेक्चर अटेंड करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे को वहां ज्यादा लगता था कि नहीं चलो, ये तो मैं पढ़ा हुआ हूँ मैं, क्योंकि मैं बताया ना पहले क्लियर कर चुका कि मैं पढ़ाई करता था, मैं प्रिपरेशन करता ही नहीं था। जी। तो वहां से मेरे को था कि मैं पहले पढ़ लेता था बुक से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और नोट्स मेरे दो दो नोट्स होते थे ऑलरेडी नोट, कि मैं अपना बुक का नोट्स अलग बनाता था, और कोचिंग के लगभग अगर 600 लेक्चर है तो मेरे पास 500 लेक्चर का नोट आज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि मैं हिंदी तक के नोट्स बनाया हूँ, एक एक मेरे 32 लेक्चर थे राम सर के, मेरे को अभी भी ध्यान है 32 लेक्चर थे। मैं सारे लेक्चर अटेंड किया हूँ और सारे लेक्चर के नोट्स मेरे पास हैं। तो घर वाले कहते भी थे कि हिंदी का नोट्स कौन बनाता है करके, चाहे दोस्त लोग बोलते थे हिंदी का नोट्स कौन बनाता है, लेकिन वो नोट्स राम सर का। एक्चुअली मैं जब भी मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं विनोद सर से नंबर लेकर राम सर को थैंक यू बोला हूँ करके, कि जी। सर मतलब वेरी थैंकफुल टू यू, कि मतलब करके आप पढ़ाए मेरे को। तो कहीं ना कहीं लगता था, और उसके लिए मैं हिंदी के लिए वो क्या बोलते हैं लूसेंट का बुक प्रेफर किया था वहां से। जेके जीएस के लिए भी लूसेंट का बुक प्रेफर किया था। उसके अलावा मैं 2019 में मैं पीएससी की कोचिंग करता था, तो वहां से मेरे पास इंडियन जीएस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सब के मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल थे पहले से। तो वहां से मेरे को काफी हेल्प मिल गई थी। तो जर्नी ऐसी थी मैम मेरी जी। जी। पढ़ाई वाली। सो आपका सिंसियर एफर्ट तो था ही, साथ ही आपके जो एनवायरनमेंट था आप उसके लिए बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हैं। मुझे ये लगता है जैसे कि आपके जी बड़े भैया से आपको बहुत सारा गाइडेंस मिला, फिर आपने खुद के जो नोट्स बनाए, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप सच में बहुत ही फॉर्चुनेट थे। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात वो मिलाने में हेल्प करती है। सो ये लाइव जी एग्जाम्पल मैम। आपने बिल्ड कर दिया है। जी। जी जी तो देखिए, आपने अभी तो बताया कि 2 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स दिया है आपने, राइट? उसके बाद आपने जी मेंस मैम। दिया है इसका। तो कैसे आपका डिफरेंट अप्रोच रहा प्री में और मेंस में? क्योंकि मेंस थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली टाइम बहुत मैटर करता है, राइट, मेंस एग्जाम में। सो आपको जी जी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कि आपका कैसा अप्रोच रहा, कैसे आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी मेंस के लिए? मैम प्री का तो अप्रोच ऐसा था कि मेरे को जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल थे ऑलरेडी, जो मतलब फिजिकल मटेरियल जैसे कि बुक्स वगैरह अवेलेबल थे, या फिर जो मेरे पुराने नोट्स थे डिप्लोमा के टाइम, तो वहां से काफी हेल्प मिल गई थी प्री के लिए। और बाकी जब सर का कोचिंग ज्वाइन किया तो वहां पे तो ऐसा था कि मतलब हर टाइप की स्टडी वहां पे अवेलेबल थे, प्री के मेंस के। आप वीडियो लेक्चर देख के आपको क्या चाहिए वहां से आप वेरीफाई कर सकते थे, ऑलरेडी आप क्लासीफाई कर सकते थे वहां से, वेरीफाइड क्लासीफाइड दोनों कर सकते थे, कि जी। आपको प्री के लिए तैयारी करना है कि मेंस के लिए तैयारी करना है। वहाँ पे दोनों टाइप के वीडियो अवेलेबल थे। तो मैं प्री जब मेरा निकला उससे पहले मेरे पास मेंस के नोट सारे अवेलेबल थे। ओके। तो मैं जो तैयारी है मैं आगे करके चल रहा था, कि मेरे को पता पता था कि प्री निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को भरोसा था अपने आप पे। और आसपास के जो लोग थे, भैया थे आसपास थे, और काफी जो लोग प्रिपरेशन साथ में थे, हम लोग लगभग 3-4 लोग थे। तो जी। सबको भरोसा था कि मेरा हो जाएगा करके। तो मेरे को ध्यान था कि अगर हो जाएगा तो केवल प्री से नहीं होना है, मेरे को पता था। तो कहीं ना कहीं मैं मेंस के नोट्स मेरे प्री के क्वालिफाई होने से पहले मेरे पास मेंस के नोट्स सारे तैयार थे। उस बुक ओके। से तैयार थे, कुछ मेरे ऑलरेडी डिप्लोमा के नोट्स थे, तो वहां से मेरे पास तैयार थे। और जब हम लोग तैयारी करते थे, हम लोग एक बड़ा मस्त बात हम लोग बोलते थे, शायद व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो, कि या तो जिंदगी के भी जो 6 महीने हैं उसको एंजॉय कर लीजिए, और बाकी के जिंदगी भर फॉर्म भरते रहिए। या तो बिल्कुल अभी सही। के 6 महीने आप पढ़ाई कर लीजिए और जिंदगी भर एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल सही, तो मैं पहला डेफिनेटली। प्रेफर किया कि मेरे को 6 महीने तैयारी कर लेना, जिंदगी भर एंजॉय करना है। मेरे को जी। 6 महीने एंजॉय करके जिंदगी भर फॉर्म भरते नहीं रहना है, मेरे को मेरा एक क्लियर था करके। तो ये जी। बड़ा एक सेल्फ मोटिवेशन हम लोग में था। हम लोग बैठते थे तो हम लोग एक बड़ा मस्ट बोलते, हम लोग बकैती करते थे का घंटे, हम लोग स्पेशली बकैती करते थे, सही बताऊं तो वो हम लोग का बैचलर लोग का होता है, जब बैठते हैं तो बकैती करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बकैती में हम लोग बहुत अच्छी चीज जान लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, चीजें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ चीजों की इंपॉर्टेंस बदलती रहती है। अभी टाइम इंपॉर्टेंस है, कल के दिन फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाएगी, टाइम इंपॉर्टेंट खो देगा वहां पे। तो मेरे को पता था कि मेरे को समय बहुत है नहीं, मेरी एज जिस हिसाब से है, मेरे को सफलता अगर पहले पानी है तो ये जो 6 महीने है मेरे को मेहनत करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका।
तो मैं इस हिसाब से फिर मैं बताया कि प्री के मतलब क्वालीफाई होने से पहले मेरे पास मेंस के नोट्स थे और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी टाटा स्टील में ज्वाइन करने की। मैं एक्चुअली मेंस के लिए मैं उसको ड्रॉप कर दिया था एक्चुअली, कि नहीं मेरे को मेंस की तैयारी करनी है, तो मैं ज्वाइन भी नहीं किया था। तो मैं वहाँ भी एक कुछ चीज़ों को ठुकराना पड़ता है समय के साथ कि नहीं मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे उस जॉब को मैं छोड़ दिया था एक्चुअली वहाँ पे। तो जब वहाँ छोड़ के आया तो घर वाले भी काफ़ी नाराज़ थे, भैया भी बोले कि नहीं कर लो करके, लेकिन वहाँ मेरे को पता था कि नहीं इसके बिना छोड़े मेंस नहीं होना है। तो कहीं न कहीं ऑप्शन ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन था तो कन्फ्यूज़न भी था। तो मैं ऑप्शन को ही छोड़ दिया क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होना चाहिए। जब एक ही ऑप्शन है तो एक ही लेके चलना चाहिए। प्री जब हो गया तो मेंस तक चलेंगे उसको। तो जी, ऐसा था वहाँ पे। बिल्कुल। जी। सो जैसे कि आपने बताया कि मेंस के लिए फिर आपने अपना जॉब छोड़ दिया कि नहीं मुझे यही करना है, राइट? तो वो कहीं न कहीं जी, थोड़ा-सा एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन था कि आपका समय दोनों जगह बँट रहा था, है ना? तो जैसे कि हम तो जी। ह्यूमन है, सोशल एनिमल है, ज़ाहिर-सी बात है लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है और आजकल तो हमारे पास सोशल मीडियाज़ है और बहुत सारे तरीके हैं। तो आपकी भी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शंस हुई होंगी बहुत, तो आपने कैसे ओवरकम किया उन डिस्ट्रैक्शंस को? ये बताइए। हाँ, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन कहें तो मतलब बहुत तो नहीं था क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाई करता था वहाँ मेरे को स्टडी में आज तक 2 ही चीज़ अवेलेबल चाहिए, मेरे को एक चेयर चाहिए और एक टेबल चाहिए। बाकी उसके अलावा बुक्स ना भी रहे तो मैं नोट्स करके कहीं प्रेफ़र करके मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन मेरे को टेबल और वो चाहिए तो पढ़ाई की स्थिति ऐसी थी बट डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, कि नहीं मेरे को फ़ोन बहुत चलाना है क्योंकि फ़ोन में भी इतने सारे कोचिंग के ऐप थे ना, 2-3 मेरे पास कोचिंग के ऐप थे, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन थे। तो टाइम वहीं से 10-12 घंटे आप पढ़ने के बाद अब क मन ही नहीं करेगा कि आप फिर वहाँ से आप जाएँ और फिर और इसी बीच में फिर सब खाने-पीने का भी वो सब खुद ही देखना पड़ता था उस टाइम एक्चुअली। तो जी, बहुत सारी सुविधाएँ हम लोग ऑलरेडी हमें क्या हुआ ना कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान में कभी भी सुविधाओं का ना ओवरड्यू होने नहीं दिया, मतलब अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि मैं जिस पोज़ीशन में था ना मैं चाहूँ तो सुविधाएँ का फ़ायदा मैं बहुत ले सकता था सुविधाओं का, लेकिन मैं चाहा कि नहीं, एक जर्नी जो है जर्नी खुद की होनी चाहिए, किसी के मतलब सपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी उस टाइप के सेल्फ मोटिवेशन था कि नहीं खुद से करना है, तो सारी प्रिपरेशन खुद से सारी तैयारी बाय फिज़िकल खुद से करते थे। तो एक था कि नहीं, एक जर्नी अच्छी होगी तो एक सफलता भी एक अच्छी मिलेगी करके। क्योंकि जर्नी डिस्क्राइब करती है कि आपकी सफलता में कितना अच्छा आप योगदान कर पाते हैं। तो कहीं न जी। कहीं वो ज़्यादा थोड़ा-सा महत्व रखता है मेरे लिए। जी, जी। सो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है ना बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स ये देख रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही एक मोटिवेशनल भी होगा और हेल्पफुल भी होगा कि कैसे आप सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं। एक हेल्दी बैलेंस आपने कैसे बनाया अपने जर्नी में। सो ये बहुत ही एप्रिशिएबल है विवेक, ऑलवेज कीप इट अप। और तो फिर जी, देखिए क्या होता है कि आप जब एक बार बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, आपने एक बार सब चीजें गो थ्रू कर लिया, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये तो जरूरी है कि आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं लेजीनेस के कारण या जो भी इंटरेस्ट नहीं रहता दोबारा पढ़ने में। तो आपको क्या लगता है रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है? रिवीजन मैम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पेड़ के लिए पानी। एक बार पेड़ लगाने मात्र से वो फल नहीं देगा, उसको लगातार पानी देना ही पड़ेगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो मेरे पास ऐसा था कि नोट्स मेरे पास सारे अवेलेबल थे, एक्चुअली मैं बना चुका था। प्री क्लियर होने के कुछ दिन बाद ही मेरे पास सारे वो नोट्स क्लियर थे मेरे पास मेंस के लिए। तो मैं ऐसा करता था कि कुछ चीज़ें मैं नई नई चीज़ों को ले आता था, जिसके लिए मेरे को पुराने बुक खोलना पड़ता था। मैं पुरानी चीज़ें कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब जैसे मेरी कंप्लीट हो गई, मेरे पास नोट्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं कुछ नया टॉपिक खोजूँगा, जिसकी वजह से मेरे को पुराने नोट्स दोबारा ओपन करने पड़े। तो दोबारा नोट्स ओपन हुए तो मैं वहाँ से पूरा का पूरा रिवीजन पूरा मैं उस दिन बुक का खत्म कर देता था। क्योंकि एक बार होता है ना कि एक बार लगा के फिर मन नहीं करता कि दोबारा उस किताब को पढ़ने, लगता है कुछ है ही नहीं है उस बुक में। लेकिन वही है कि कुछ नई चीज़ों को खोजना पड़ता है वहीं न वहीं। तो ये जैसा बोल रहे हैं कि नहीं मन नहीं करता रिवीजन का, तो वो मन का तब नहीं करता है जब आप प्रिपरेशन करती हैं या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे मन नहीं करता। लेकिन यही ऑप्शन होता है, स्टडी में कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्टडी में आप 1 बार पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप लगातार पढ़ सकते हैं स्टडी में। प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपके पास सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं। नहीं यही पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाएँगे। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार में आप थक जाएँगे या फिर आप बुक को रख देंगे या फिर आप आपकी जैसे भी मतलब हिम्मत है वो टूट जाएगी वहाँ पे 2 बार पढ़ फिर तैयारी करने के बाद। लेकिन पढ़ाई आप चाहे तो 100 बार कर सकती हैं किसी भी एक बुक को। तो मैं बताया मैं आपको पहले कि मैं स्टडी में था, प्रिपरेशन मेरा था ही नहीं, तो मेरे को रिवीजन का था ही नहीं, मेरे पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय भी था और मेरे पास पर्याप्त संसाधन भी थे और पर्याप्त सेल्फ मोटिवेशन भी थे, तो काफ़ी बहुत हेल्प हुआ मेरे को। तो जी। यहाँ से ठीक था मेरे लिए लाइफ में।
सो ये तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है, जो प्रिपरेशन और स्टडी के बीच का जो थिन लाइन होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाए। सो आप अभी आपके वीडियो देख के जरूर स्टूडेंट्स को ये समझ आएगा और वो जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रिपरेशन में, आई होप। तो एक चीज और होती है विवेक कि जब आप बहुत कुछ पढ़ लिए उसके बाद आप कॉन्फिडेंट है, बट एग्जाम के टाइम में ना कुछ नर्वसनेस होने लगती है, कि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो नर्वसनेस में अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो है अपनी पोटेंशियल वहां पर शो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, नर्वसनेस हुआ हो, तो आपने कैसे डील किया उस सिचुएशन से एग्जाम के टाइम पे? मैम जब मैं मेंस का एग्जाम देने गया था तो वहां पे काफी मतलब एजेड सीनियर, कुछ 40 ईयर, कुछ 42 ईयर, कुछ 38, कुछ 35, कुछ 31 थे। तो मैं एज के हिसाब से मैं जब देख के गया तो मेरे को एक डीमोटिवेट करके कि यार इनसे कैसे कॉम्पीट करूंगा मैं, हो सके ज्यादा मेरे से पढ़ के आया हूँ या फिर कैसे भी आया हूँ। लेकिन एक चीज पे भरोसा था, क्योंकि मैं ना फाइनल टचअप दे गया था अपनी स्टडी को। मैं प्रिपरेशन के लास्ट नाइट में मेरे पास कम से कम नहीं तो 6 kg के बैग मेरे पीठ पे हमेशा रहते हैं, 6 kg 8 kg के बैग। मैं प्री का जब एग्जाम दे, दोनों मेरा एग्जाम लखनऊ में हुआ था, तो प्री के टाइम भी मेरे बैग में 8 kg बुक थे और मेंस के टाइम भी 8 kg बुक थे। और उस नाइट में मैं सारे 8 kg बुक को, कम से कम नहीं तो 17-18 बुक होंगे जिसमें से 8-9 नोट्स होंगे, 8-9 बुक होंगे, मैं सारे रात भर में 4-5 घंटे में मैं खत्म कर देता था। वो मेरे फाइनल टच होती, जैसे कि आप लोग जैसे एक लड़कियां होती है कि मेकअप करते हैं, मेकअप फिर फाइनल टच होता है, क्या बोलते हैं उसको, अ, जो भी बोलते हैं करके टचअप होता है लास्ट में। उसके बिना सारा मेकअप खराब है, आपको डर रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही स्टडी के बाद जब आपकी फाइनल टच नहीं देते हैं आप स्टडी पर, मेरे पास तो लाइव एग्जांपल बच्चे हैं कि जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे बच्चे थे, मेरे से ज्यादा अच्छे टॉपर रहे हैं अपने बैच के। लेकिन और मेरे सीनियर भी थे एक्चुअली, 2018 17 16 बैच के तक बच्चे आए थे। लेकिन उनका बस उनसे मिलने के बाद यही समझ में आया कि लोग फाइनल टच नहीं दे पाए अपनी स्टडी को, इस वजह से उनका नहीं हुआ। और मेरा था कि मेरे को, मैं इतना स्टडी कर गया था, मेरे को 5 घंटे में रात के मेरे को अपने सारे सिलेबस को, सारे नोट्स को फाइनल टच दे देना, ताकि गलती से भी कहीं से भी मतलब ऑप्शन ना छूट जाए कि यार मैं ये कर लिया होता तो मेरा हो जाता। तो मैं कहीं ऑप्शन छोड़ के नहीं रखा था। तो कारण एक ये भी था कि वही फाइनल टच देके रखे थे अपने आप को। बाकी डिस्ट्रैक्शन तो हुआ था जब मेंस के दिन देने पहुंचे और वहां पे थोड़े से मेरे सीनियर लोग दिखे और मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे दिखे जो मेरे सीनियर थे और मेरे से पढ़ने में मैं जिनसे पढ़ा हुआ था ऐसे भी लोग मिले। तो लगा यार इनके रहते मेरा कहाँ होगा। और सीटें लिमिटेड थी, 55 सीटें बहुत होती नहीं एक्चुअली आजकल के जॉब के व्यू से करके। तो था, लेकिन फिर भी एक डर था कि फाइनल टच है मेरा जॉब स्टडी में, मैं जो लिख के आऊंगा। और मैं तो स्टडी मेरा हिंदी मीडियम से था और इंग्लिश मीडियम, दोनों मिक्स वाले हैं, तो वहां पे भी एक डर था करके क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही फाइनल टच पे अपने को भरोसा था कि जो पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं लिख के आएंगे, बाकी किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ के आए थे। जी, सो आपका एक फुल ऑन कमर कस के तैयारी थी, कॉन्फिडेंस थी, जो आपकी बातों पे ही साफ सा लगता है। तो ये सब चीजें थी आपकी सक्सेस के लिए, राइट? सो आप हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे व्यूवर्स है और भी जिन लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे या गाइडेंस, या आपका कुछ सॉल्टी ट्रिक जो उनके लिए एक जादू की छड़ी जैसा हो, तो कुछ आप बताइए उनके लिए। जादू की छड़ी तो ऐसा, हमें मुंह तो खुद से बनाना पड़ता है, कोई आपको दे नहीं सकता है। जादू की छड़ी खुद बननी पड़ेगी, ठीक है। जी। बाकी स्टडी का ऐसा है कि आप पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए। जैसे ही कुछ मतलब ये नहीं कि तूफान है सीधे हम कूद जाएंगे करके, उससे किसी का नहीं निकला यार। तो मेरे पास तो कितने लाइव एग्जांपल हैं कि जो लोग मतलब ग्रेजुएशन किए और सीधे पीएससी में कूद के, नहीं मेरे को पीएससी फाइट करना, पीएससी का उनको पी भी नहीं आता था, वो लोग प्री तो क्वालिफाई कर लिए प्रिपरेशन करके, क्योंकि लोग सीधे तैयारी में कूद के, पढ़ाई कोई किया ही नहीं एक्चुअली। ऐसा है लोग, मेरे पास एग्जाम्पल है कि कुछ भी जॉब आया तो सीधे तैयारी में उतर गए, प्रिपरेशन करने लगे। स्टडी उनकी थी ही नहीं एक्चुअली, कहीं पर भी नहीं थी। कॉलेज लाइफ में आप भी जानते हो कि पढ़ाई बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, बहुत कम ही कम कर पाते हैं सब। बिल्कुल। मतलब ये तो कॉलेज लाइफ में चलो एंजॉय कर लेते हैं, 4 दिन की जिंदगी है। तो मैं जानता था कि मेरे को, अगर मैं आज एंजॉय कर लिया तो मेरे को हो सकता है 30 साल तक फॉर्म ही भरना पड़े, मेरे को पहले से क्लियर था करके। तो इस ये सब मोटिवेशन आपको कोई देगा नहीं, कोई भी यूट्यूब वाला आपको इतना नहीं देगा, वो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आपके जो रास्ते हैं, आपके जो, जैसे आप कहते हैं जादू की छड़ी जो होगा, तो खुद से बनानी पड़ेगी आपको। तो यही था कि करके, मतलब वही कि जब आपको तैयारी का समय मिला था, आप ना किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसके बिना भी आप सीधे तैयारी में मत कूदिए। आप पढ़ाई कीजिए, आप स्टडी कीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको आपके किस्मत से भी आगे आपको ले जाएगी, ठीक है। अब मेरी किस्मत में क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन ये जो मिला है मेरी किस्मत में, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, भैया बहुत खुश हैं, खासकर मेरे बड़े भैया काफी खुश हैं, माता पिता बहुत खुश हैं, आसपास के लोग इतने खुश हैं। मेरे जब कॉलेज में फोन किया तो लोग काफी, मतलब मेरे ज्यादा लोग खुश मेरे आसपास के लोग हैं। और मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मेरे को कोई ये नहीं बोला कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा करके, मेरे ज्यादा लोगों को मेरे पे भरोसा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई वो लोग देखते थे करके कि क्या करता है, क्या कैसे करता है करके।
तो लोगों को भरोसा था कम से कम कि नहीं, इस बच्चे का तो कम से कम हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसके पास और ये तैयारी इसकी अच्छी है। तो कहीं न कहीं एक अच्छा बिहेव था लोगों का, और कोई भी बच्चे जो बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहे, जो कुछ भी जॉब क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए मूल मंत्र यही है कि पहले पढ़ाई कर लें, बिना पढ़ाई के तैयारी करने ना उतरें। आप प्री तो क्वालीफाई कर लेंगे, गलती से आप मेंस भी कर लिया, आप इंटरव्यू में छँट जाएँगे। प्री मतलब होता है कि आप टिपिकल पढ़ते हैं, एक-एक लाइन पढ़ते हैं आपकी, चलो यहाँ पे 90-75 में ये हुआ, लेकिन उसके अराउंड क्या घटना हुई वो आप तैयारी में नहीं पढ़ सकते, आप वो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेरे मूल मंत्र तो मेरा यही रहा है, और बाकी ज़िंदगी में वही मेरा फाइनल टच वही रहता है कि या तो 6 महीने एन्जॉय कर लो, या तो 6 महीने पढ़ाई कर लो। वो तुम्हारी जर्नी का लाइफ़ है कि तुम क्या करना चाहते हो आगे अपने लाइफ़ में जाके, वहीं पे है मेरा। सो विवेक, ना केवल आपकी फैमिली और फ्रेंड्स बल्कि माइनिंग ज्ञान भी बहुत खुश है आपके इस अचीवमेंट के लिए, और माइनिंग ज्ञान बहुत ही प्राउड फील करता है जब इसका कोई स्टूडेंट जो है क्लियर करे। तो हम माइनिंग ज्ञान की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी नाउ मैम, बहुत-बहुत थैंक यू मैम। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट विवेक, ऐसा होता है कि बहुत सारा जब भी कोई स्टूडेंट किसी सक्सेस को अचीव करता है, द पर्सन आप किसी जब मुकाम पर पहुंच जाते हो, तो ये आपके अकेले की जर्नी नहीं होती है। इस पे पूरा कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली का, और जैसा एक बैक सपोर्ट होता है। तो आप क्या किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे, या आप कोई कुछ मैसेज देना चाहे इस इंटरव्यू के थ्रू अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को जिन्होंने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसे तो डेडिकेशन तो ऐसे बहुत बड़ा डेडिकेशन मेरे फैमिली को ही जाता है, खासकर मेरे बड़े भैया को, जिनका फुल सपोर्ट था। आजकल मतलब ऐसे भाई मिलना बहुत मुश्किल ही है कि जो अपने भाई को अपने से बड़ा देखना चाहें। तो फाइनल डेडिकेशन तो मेरा उन्हीं को है, बाकी फर्स्ट डेडिकेशन मेरे माता-पिता को है, घरवालों को है, लेकिन जो फाइनल डेडिकेशन है मेरा, जो मतलब जिनको मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी सफलता को, वो मेरे बड़े भैया हैं। और जी बाकी उसके अलावा जो डेडिकेशन था, मतलब लोगों जब मैं क्लासेस करता था मैं अपने पॉलिटेक्निक के टाइम, तो ऐसा लगता था मेरे को कि सर केवल मेरे को ही पढ़ाएँगे, इतना अच्छा पढ़ाते थे वो लोग, या फिर मेरा अट्रैक्शन इतना अच्छा रहता था क्लास में कि मतलब हर चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे को समझ में ना आती। तो टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, बहुत बड़ा। मेरे पास जब मेरे को ध्यान है, मैं 3rd सेमेस्टर में था, तो क्या नाम है, सुमित सर आए हुए थे और कई सारे सर थे, तो उनका बहुत सारा योगदान रहा है। हमारे एक पॉलिटेक्निक के एन योगेश सर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं न कहीं योगदान सबका रहा है। एक महेशानंद करके हैं, उनके नोट से मैं काफ़ी प्रेफ़र हुआ हूँ, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर पाया हूँ। तो जर्नी काफ़ी बड़ी रही है, लोग बहुत सारे जुड़े हैं। लेकिन फाइनल डेडिकेशन किसी एक को ही जाता है, विनर कोई एक ही होता है। तो उस हिसाब से विनर जो है वो मेरे बड़े भैया ही हैं इस मामले में, और मेरी फैमिली सपोर्टिव में रही है, हमेशा सपोर्ट की है। कभी भी किसी चीज़ को लेके डाँटना नहीं करके, या फिर किसी चीज़ को अच्छा है तो कभी उसको बैक में लेके नहीं गए, आगे सपोर्ट करते गए। तो कहीं न कहीं एक फुल फाइनल सपोर्ट विथ फैमिली रही है मेरे, और फाइनल मेरी जो स्टडी सर्कल में टीम थी मेरी, वो काफ़ी सपोर्टिव थी। तो एक बहुत बड़ा योगदान था उन लोग का, ये कह सकते हैं। जी। सो ऑब्वियसली जब भी कुछ होता है जर्नी, तो वो अकेले की जर्नी नहीं होती है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। सो थैंक यू सो मच विवेक, आपने अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंसियर जर्नी हमारे साथ शेयर करी। डेफिनेटली ये बाकी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत हेल्प करेगी। और पर्सनली जो आपने वो, मैं बोलना चाहूंगी, आपने जो स्टडी और प्रिपरेशन के बीच का जो डिफरेंस समझाया है, उससे मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुई। सो फिर से एक जी, बार बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को, एंड ऑल द बेस्ट, जी, हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो आई होप जी। आपको भी अच्छा लगा हो हमारे साथ इंटरेक्ट करके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम, इंटरैक्ट होके बहुत अच्छा लगा, और मैं अभी सर से मिलना है, विनोद सर से मिलना है, उनसे भी मिलके काफ़ी मतलब चीज़ें हैं। बाकी मैम अच्छा लगा मैम, इंटरव्यू था ये, बहुत अच्छा लगा। मेरे लाइफ़ का फर्स्ट ऐसा इंटरेक्शन था। आफ्टर सक्सेस मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है किसी के साथ, तो अच्छा, बहुत अच्छा मैम। थैंक यू। तो डोंट वरी, ये एंड नहीं है, हम बीच बीच में आपसे डेफिनेटली बिल्कुल, प्रोग्रेस लेते रहेंगे कि क्या चल रहा है माइंड इंस्पेक्टर के फील्ड में। सो आगे भी बिल्कुल हम मैम। करते रहेंगे विवेक। ओके, जी मैम, थैंक यू सो मच जी मैम, विवेक, हैव अ नाइस डे। जी मैम, जी मैम, थैंक यू।